दोस्तों, आप कैसे पता लगाओगे कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए सही है या गलत? वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस? देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिट की डिटेल जानने के लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ने और समझने का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड से भी हो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप ये दोनों स्टेटमेंट को बहुत ही आसानी से समझ सकोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भाविक वाघेला, आपका वेल्थ लर्नर चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना, वो भी बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से, जो आप हमेशा याद रखोगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी के दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड दूसरे को बैलेंस शीट कहते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमेशा दो ही चीज़ आएगी, वो है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और साथ में इसी स्टेटमेंट के नाम से आप जान सकते हो कि ये कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या उसे लॉस हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों, जब कंपनी का एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है, तब वो कंपनी को लॉस होता है। ऐसे ही दोस्तों, जब कंपनी की इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाती है, तब कंपनी को प्रॉफिट होता है। दोस्तों, कोई भी बैलेंस शीट में हमेशा दो ही चीज़ आएगी, वो है लायबिलिटीज़ एंड एसेट। तो इस स्टेटमेंट की मदद से आपको पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है। दोस्तों, हम दोनों स्टेटमेंट को सिंपल और आसान तरीके से आगे समझे, उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमेशा किसी टाइम पीरियड का बनता है, मतलब कि 1 महीने का, 3 महीने का या पूरे साल भर का। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें जो डाटा होगा वो पूरे साल भर का होगा, मतलब उस साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कितना सेल्स किया, वो सारे खर्चे उसके 1 साल के ही उसमें दिखाए जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही बैलेंस शीट हमेशा किसी स्पेसिफिक डेट की बनती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट रीड कर रहे हो, तो उसमें जो भी डाटा है वो उस स्पेसिफिक डेट का ही होगा, मतलब कि उस स्पेसिफिक डेट को उस कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी थी और कितने एसेट्स थे। तो चलिए दोस्तों, इस दोनों स्टेटमेंट को बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों, मान लीजिए आपका ड्रेस बनाने और बेचने का बिजनेस है, तो चलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कैसा होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए कि अगर आपको ड्रेस बना के बेचना है तो क्या क्या खर्चे होते हैं। तो सबसे पहला होता है मटेरियल, मतलब आप कपड़ा खरीदोगे। उसके बाद आप कुछ लोगों को काम पे रखोगे, जिन्हें आप सैलरी दोगे, ये खर्च हो जाएगा। फिर लाइट बिल्स होगा, रेंट होगा और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो ये सब खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस कॉलम में आते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर दोस्तों, जब आप इस ड्रेस को बना के बेचते हो, तो उसे हम सेल्स कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, इसे हम टर्नओवर कहते हैं कि आपने पूरे साल भर में कितने ड्रेस बेचे। तो दोस्तों, जो आप ड्रेस बेचते हो, जिसे हम सेल्स कहते हैं, ये आपकी मेन इनकम कहलाएगी। तो ये इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के इनकम कॉलम में आएगी, जिसे हम सेल्स कहते हैं। और दोस्तों, आपको इसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जो आपका मेन बिजनेस नहीं है, फिर भी होगी। मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ एफडी करवाई थी, तो उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट मिला। उसके बाद आपके पास कुछ पैसे बचे थे, आपने शेयर्स खरीदे, उस पर डिविडेंड मिला। तो ये आपका मेन बिजनेस नहीं है, फिर भी आपको इनकम हुई, तो उसको अदर इनकम कहते हैं। और ये सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के इनकम कॉलम में आएगा। फिर दोस्तों, आप इनकम में से एक्सपेंसेस को हटा देते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम बॉटम लाइन कहते हैं। और जो सेल्स होता है, उसे हम टॉप लाइन कहते हैं। तो आपने अक्सर कई लोगों से सुना होगा कि इस कंपनी की टॉप लाइन बढ़ गई, इस लाइन की बॉटम लाइन बढ़ गई। तो वो ये कुछ भी नहीं है। टॉप लाइन बढ़ गई मतलब कि सेल्स बढ़ गया, बॉटम लाइन बढ़ गया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। फिर दोस्तों, चलिए इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको फंड चाहिए होगा। आप फंड कहाँ से लाओगे? दो ही तरीका होता है फंड लाने का। एक होता है आप खुद से कुछ पैसे लगाओ, और दूसरा होता है आप कहीं से उधार पैसा लो, बैंक से लोन लो या किसी से उधार पे लो। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए चाहिए और आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो ये आप 2 लाख रुपए लगा देते हो इस कंपनी में, तो ये इसको हम टेक्निकल वर्ड में
शेयर होल्डर्स फंड या शेयर कैपिटल कहते हैं, और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी कॉलम में आता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ये 2 लाख रुपए इस कंपनी में निवेश करके वहाँ पे हिस्सेदारी ले रहे हो। जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी को आपके साथ बांटना पड़ेगा। और जब आप बाकी के मान लीजिए 3 लाख रुपए का लोन लेते हो तो ये भी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इसलिए ये सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम में आता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर दोस्तों, जब ये 5 लाख रुपए आपको मिल गए, इसका यूज़ आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए दुकान खरीदते हो, मशीन्स खरीदते हो, व्हीकल, कंप्यूटर, लैंड वगैरह जो खरीदते हो आपके बिजनेस को चलाने के लिए, ये सब को फिक्स एसेट कहते हैं, जो बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में आता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का यूज़ करके 8 लाख रुपए के सेल्स किया, मतलब कि 8 लाख रुपए के ड्रेस बेच दिए, इसको इनकम कहते हैं। फिर दोस्तों, जब आप इनकम कमाते हो उसके बाद याद रखिएगा, इस पैसे पे काफ़ी लोग अपना हिस्सा मांगने लगते हैं, तो आपको उसे कई लोगों में बांटनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मेन 4 ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेंडर्स, गवर्नमेंट्स एंड शेयर होल्डर्स। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो एक्सपेंसेस आपने आपके बिजनेस को चलाने के लिए किए हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि आपने मटेरियल खरीदा, कई लोगों को सैलरी दिया, लाइट बिल भरा वगैरह जो है वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर लेंडर्स मतलब और कोई नहीं, जिससे आपने पैसा उधार लिया उनको ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा, उसको लेंडर्स कह दे। फिर गवर्नमेंट मतलब कि इनकम टैक्स, आप जब कोई भी टर्नओवर करते हो उसको दिखाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है शेयर होल्डर्स, मतलब जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए उसको आपको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस चारों ग्रुप में से सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो दोस्तों, वो मान लीजिए कि आपको बिजनेस चलाने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख का हुआ। तो दोस्तों, जब आप टोटल इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हो तो तब आपको PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 8 लाख का टोटल सेल्स हुआ, उसके माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख है, उसको माइनस करते हैं तो 6 लाख का आपको PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है। उसके बाद दूसरा सबसे पहले किसको दोगे आप, तो वो होगा लेंडर्स, मतलब कि जिससे आपने लोन लिया। तो मान लीजिए कि आपने 3 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर आपको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देना है। तो जब आप PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट करते हो तो जो आपको मिलता है दोस्तों उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, जिसे शॉर्ट में PBT कहते हैं। तो मान लीजिए कि 6 लाख आपका PBIT है, उसको माइनस 50,000 इंटरेस्ट है, वो करोगे तो आपको 5.5 लाख का PBT मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने 50,000 का टैक्स दिया, तो PBT माइनस टैक्स करते हो तो आपको पेट मिलता है, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो मान लीजिए कि 5.5 का PBT है, उसको माइनस 50,000 का टैक्स माइनस करते हैं तो आपको 5 लाख का पेट मिलता है, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अब लास्ट में बचता है शेयर होल्डर्स, मतलब कि आप जिन लोगों ने निवेश किया है उनको। देखिए दोस्तों, ये 5 लाख को कंपनी चाहे तो पूरे जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया उसमें बांट सकती है। पर देखिए, अगर इसको बांटने से अच्छा वो फिर से अपने ही बिजनेस में निवेश करेंगे 5 लाख को, तो ये बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए का हम शेयर होल्डर्स को देंगे, बाकी के 4 लाख रुपए हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 5 लाख प्रॉफिट माइनस आपने डिविडेंड सब में बांटा, वो माइनस कर दोगे तो आपको 4 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर इस 4 लाख को आप फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो तो उसे टेक्निकल वर्ड में रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं, और ये कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। फिर दोस्तों, बैलेंस शीट के 2 मेन टर्म्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर जिसे पेएबल और दूसरा है डेबिटर जिसे रिसीवेबल के नाम से जानते हो। इसके नाम से आप घबराइए मत, चलिए इसको आसानी से समझते हैं।
तो देखिए आप जब बिजनेस चलाते हो तो आप कई लोगों से कुछ 3-4 महीना 6 महीना 1 साल भर के उधारी में कुछ सामान खरीदते हो। उस व्यक्ति को आपको पैसे तो देने हैं बट सामान आपने ले लिया, बाद में पैसे देने हैं। तो देखिए दोस्तों इसको लायबिलिटी कहलाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उसको पैसे लौटाने हैं। तो दोस्तों जितना भी ऐसी अमाउंट होगी, मान लीजिए कि आपने 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का ऐसा सामान लिया जिसको सामान अभी ले लिए बट पैसा देना बचा है, तो ये सब लायबिलिटी साइड में पेएबल या क्रेडिटर के नाम पे आता है। फिर दोस्तों दूसरा है डेबिटर, मतलब कि आपने आपका मान लीजिए यहाँ पे ड्रेस है तो ड्रेस आपने किसी को बेच दी है और अभी उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला 6 महीने के बाद दूंगा, 3-4 महीने के बाद दूंगा, तो ये सब आपको मिलना है, रिसीवेबल है, पैसे कभी ना कभी मिलेगा, तो ये सब आपका एसेट कहलाएगा और ये एसेट कॉलम में डेबिटर या रिसीवेबल के नाम से आता है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है कि मान लीजिए दोस्तों अगर आपने 200 ड्रेस बनाए पूरे साल भर में और उसमें से आप सिर्फ 150 ड्रेस ही बेच पाए, मतलब कि सेल्स कर पाए, तो बाकी के जो 50 बच गए उसका क्या करोगे? तो देखिए वो सारे आपके स्टोर में ही पड़े रहेंगे, वो आपका एसेट कहलाएगा, आज नहीं तो कल तो वो बिकेगा। तो ऐसे जितने भी ड्रेस पड़े रहते हैं उसको दोस्तों इन्वेंट्री कहते हैं, जो बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में आता है। तो वो इन्वेंट्री आज नहीं तो कल बिकेगी। तो दोस्तों बस ऐसे ही ये सिंपल सा चीज़ होता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और मुझे ये भी पता है कि ये पहली बार अगर आप समझ रहे हो तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे की वीडियो में हम लाइव किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को स्टेप बाय स्टेप रीड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके दोस्त को भी शेयर करना चाहिए तो उसको आप शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।